हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है, कुछ लास्ट पॉपुलेशन की इंटरेक्शंस बच गई हैं, जिसमें आज की क्लास में हम एक तो पैरासिटिज्म को डील करेंगे, देन नेक्स्ट में कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। तो बच्चों, पैरासिटिज्म एक्चुअली में क्या होता है? ये एक टाइप का इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? पैरासाइट और होस्ट के बीच में। ठीक है, पैरासाइट और एक होस्ट के बीच में होगा। सो एक्चुअल में क्या होता है कि मोस्टली अगर पैरासाइट देखा जाए तो इसका साइज एज कम्पेयर टू होस्ट से स्मॉलर होता है। होस्ट का साइज हमेशा लार्जर रहता है, और इसमें जो आपका पैरासाइट रहता है डेट इज द बेनिफिटेड, और हार्मफुल कौन रहेगा? डेट इज द होस्ट। इसलिए जो यहाँ पर साइन आएगा डेट इज +0, प्लस पैरासाइट के लिए आएगा, और जो 0 है डेट इज माइनस कर लो। माइनस कहने का मतलब है हार्मफुल कौन होगा यहाँ पे? डेट इज द होस्ट। तो साइन क्या रहेगा? प्लस माइनस का। तो हम बता सकते हैं कि पैरासिटिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें पैरासाइट को फायदा होता है और होस्ट को नुकसान होता है। अब क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बेस्ड डील करनी है, और जो भी पैरासिटिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डील करेंगे। सो एक्चुअल में सबसे पहले अगर हम बात करें पैरासिटिज्म की, तो पैरासिटिज्म में पहला जो पॉइंट है डेट इज द, जो एक्चुअली में आपके पैरासाइट होते हैं, दे आर होस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, दे आर होस्ट स्पेसिफिक इन नेचर। अब मैक्सिमम जितने भी पैरासाइट होते हैं दे आर होस्ट स्पेसिफिक। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज होस्ट स्पेसिफिक मीन? इसका मतलब ये होता है कि यानी पैरासाइट सिर्फ एक पार्टिकुलर होस्ट स्पीशीज पे ही जो है सर्वाइव कर सकते हैं या पैरासाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे अगर आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडलूस है, ठीक है, ह्यूमस पेडिकुलस। सो ह्यूमस पेडिकुलस या हेडलूस सिर्फ ह्यूमन स्कैल्प पर ही ज़्यादा सर्वाइव करती है। तो यानी कि ये ह्यूमन का एक स्पेसिफिक पैरासाइट हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी पार्टिकुलर होस्ट स्पीशीज भी ही पैरासाइज कर सकते हैं। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक का मीनिंग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है कि जो पैरासाइट होते हैं दे कैन को इवॉल्व। व्हाट डज को इवॉल्व मीन? या हम को एवोल्यूशन भी बता सकते हैं। यानी होस्ट और पैरासाइट के बीच को एवोल्यूशन होता है। मान के चलो अगर होस्ट पैरासाइट के अगेंस्ट कोई डिफेंस डेवलप करता है, सपोज हम ही एज अ मान के चलो होस्ट हैं, और हमने ही पैरासाइट के अगेंस्ट कोई डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, तो पैरासाइट भी नए तरीके इवॉल्व करता है जिससे वो उसी होस्ट के साथ सर्वाइव कर सके। सो इसका मतलब हुआ इफ होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म, मान के चलो अगर होस्ट है वो स्पेशल मैकेनिज्म को इवॉल्व करता है पैरासाइट के अगेंस्ट, तो पैरासाइट भी क्या करेगा? इवॉल्व करेगा कुछ मैकेनिज्म जिसके कारण वो उसी होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर सके। इसको बताते हैं को एवोल्यूशन। सो पहला पॉइंट हमने क्या जाना कि मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक। दूसरा हमने क्या बताया कि दे शो को एवोल्यूशन। अगर मान के चलो जो होस्ट है वो पैरासाइट के अगेंस्ट डिफेंस डेवलप करता है, तो पैरासाइट भी नए तरीके इवॉल्व करता है जिससे वो उसी होस्ट के साथ सर्वाइव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी के लाइंस हैं, सो व्हाट आर द अडॉप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द अडॉप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स? पैरासाइट के अडॉप्टेशन क्या क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स ने सर्वाइवल के लिए कुछ स्पेशल अडॉप्टेशन डेवलप किए होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है डेट इज द लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स में क्या होता है कि दे लॉस द देयर सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि होस्ट के अंदर या ऊपर रहकर ज़्यादा सेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यानी कि क्योंकि ये किसी एक होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं या होस्ट के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा सेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स होते हैं दे
lost their sense organs. Next one is the presence of adhesive organs or suckers to cling on to the host. What does it mean? यानी कि मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट के साथ चिपकने के लिए अपने बॉडी में कुछ एडेसिव ऑर्गन्स या सक्कर्स को डेवलप करते हैं, जिससे वो किसी होस्ट के साथ चिपकने में हेल्प करे। इन्हें बताते हैं एडेसिव ऑर्गन्स, है ना। जैसे आप देख सकते हैं जैसे लीच और लैम्प्रे में, ठीक है, लीच और लैम्प्रे में इनके पास स्पेशल एडेसिव ऑर्गन्स या सक्कर्स होते हैं, जिससे वो होस्ट के साथ क्या करते हैं, क्लिंग करते हैं, इनके चिपकते हैं। इसके अलावा थर्ड वन पे देखोगे द लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस करने का मतलब क्या होता है कि कुछ पैरासाइट, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो आपके एंडो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे अगर आप एस्केरिस ले लो, तो ये तो डायरेक्टली होस्ट से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्व कर लेते हैं। इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं तो वहाँ से डायरेक्टली होस्ट से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे एस्केरिस ले लो, तो इसलिए वहाँ पे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है, लॉस होता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन क्या होता है पैरासाइट का, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनकी बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करते हैं ताकि सर्वाइवल चांस बढ़े। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिलेटेड अबाउट द एडॉप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, presence of adhesive organs or suckers to cling onto the host, loss of digestive system, and high productive capacity. So these are the some special adaptation of the parasites. नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा लाइफ साइकिल्स ऑफ पैरासाइट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लाइफ साइकिल पैरासाइट का होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट इज मोस्टली कॉम्प्लेक्स। ठीक ठीक है। जैसे एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो आप क्लास 11th में भी डील करते हैं, जब आप डाइवर्सिटी को डील करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन लीवर फ्लूक है। तो ह्यूमन लीवर फ्लूक को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है, और वही ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट करता है उसे डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल बताते हैं। डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म, डाइजेनेटिक यानी कि मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करे। जैसे आप प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं तो वो भी डाइजेनेटिक है, कुछ उसका लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर रन करता है और कुछ फीमेल एनोफिलिस के। इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन लीवर फ्लूक जो एक एंडो पैरासाइट है तो इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, द फर्स्ट वन इज द स्नेल एंड द सेकंड वन इज द फिश। ठीक है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से आपने देखा कि जो मलेरियल पैरासाइट दैट इज द प्लाज्मोडियम है, इट आल्सो नीड टू इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज द मॉस्किटो एंड द ह्यूमंस। ठीक है, मोस्टली जो आपने पढ़ा तो वहाँ पे देखा था कि आपने मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है तो उसके लिए भी दो होस्ट की ज़रूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो मैक्सिमम केस में ये देखा जाता है कि ज़्यादा करके एंडो पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू एक्टो पैरासाइट से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पैरासाइट ऑन होस्ट। ठीक है, पैरासाइट होस्ट को हार्म करते हैं। सबसे पहले तो ये पता ही है, अगर मान के चलो कोई पैरासाइट अगर किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर सर्वाइव कर रहा है तो कॉमन सेंस है वो उसको हार्म करेगा। द फर्स्ट वन, होस्ट की सर्वाइवल, ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी और रिप्रोडक्शन को कम कर देते हैं आपके पैरासाइट्स। सो दे रिड्यूस द सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। इसके अलावा होस्ट को फिजिकली वीक बना देते हैं आपके पैरासाइट्स, जिससे वो प्रेडेटर को आसान शिकार बन जाता है। यानी कि मान के चलो अगर आपका जो पैरासाइट है वो फिजिकली वीक अगर कर दे आपके होस्ट को, तो उसके कारण क्या होगा कि जो प्रेडेटर होंगे वो आसानी से शिकार कर लेंगे उसका होस्ट का। सो दे मे मेक द होस्ट फिजिकली वीक एंड मोर वेलनरेबल टू प्रेडेशन। ठीक है, सो दिस वन इज द effects of parasite on the host.
इसके अलावा अगर टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की जब बात करते हैं तो मोस्टली हम दो टाइप्स के पैरासाइट्स को डील करते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एक्टोपैरासाइट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द एंडोपैरासाइट्स. अब आपको पता है एक्टो से पता लग रहा है कि एक्टो मीन्स ऐसे पैरासाइट्स, वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट की बॉडी की सरफेस पे रहते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर रहते हैं. ये स्किन, हेयर या फीदर्स पे रहते हैं. ये होस्ट का ब्लड या बॉडी फ्लूइड लेते हैं. जनरली डिजीज भी सेपरेट कर सकते हैं आपके एक्टोपैरासाइट्स. जैसे अगर आप ह्यूमन लाइस की बात करें तो ये एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है. टिक्स ऑन डॉग्स पे देखेंगे, ये भी एक एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है. इसी तरीके से एंडोपैरासाइट्स क्या हुए, ठीक है, या फ्लीज या माइट्स भी देख सकते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपके एक्टोपैरासाइट्स होते हैं. एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और बॉडी में भी अंदर जाके ये डिफरेंट ऑर्गन्स में रह सकते हैं, जैसे लिवर में, इंटेस्टाइन में, किडनी में, लंग्स में, ब्लड में, आरबीसी में, जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें तो इनका मैंने अभी पहले मेंशन किया कि इनका लाइफ साइकिल एंडोपैरासाइट का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. इनकी बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होती है लेकिन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत हाई होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एग्स लेज करते हैं. और एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखें, राउंड वर्म भी एक एंडोपैरासाइट है. इसी तरीके से टैप वर्म भी एक एंडोपैरासाइट है. और ह्यूमन लिवर फ्लूक भी एक आपका एंडोपैरासाइट है. इसी तरीके से आप प्लाज्मोडियम मेंशन कर सकते हैं, वो भी क्या आपका एक एंडोपैरासाइट है. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल से. सो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टो एंड एंडोपैरासाइट. ह्यूमन लाइस, टिक्स, माइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ectoparacites, whereas the roundworm, tapeworm, plasmodium is the example and human liver fluke is the example of endoparasites. अब एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे है पैरासिटिज्म, एक और इसका फर्दर टाइप है, दैट इज द ब्रूड पैरासिटिज्म. क्या है इनका, व्हाट डज ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है. ब्रूड पैरासिटिज्म में बर्ड डायरेक्टली बॉडी पर पैरासाइट नहीं होते. जैसे हमने अभी बताया कि मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर सर्वाइव करते हैं. बट ब्रूड पैरासिटिज्म में बर्ड्स डायरेक्टली बॉडी पर पैरासाइट नहीं होते लेकिन रिप्रोडक्टिव पैरासिटिज्म दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखोगे, पैरासिटिक बर्ड अपने एग होस्ट बर्ड के नेस्ट में यहाँ पे ले करते हैं. जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुकू एंड क्राउ का. ठीक है, जैसे मान के चलो जो कुकू है वो अपनी एग लेज कहाँ पे करेगा, क्राउ के नेस्ट में. किसके, क्राउ के नेस्ट में. और होस्ट कौन होगा यहाँ पे, होस्ट एज अ, यानी कि कौन होगा, क्राउ होगा. तो होस्ट बर्ड उन एग को इनक्यूबेट और हैच करता है. जैसे मान के चलो एग्स तो मान के चलो ये कुकू के हैं, बट यहाँ पे जो हैचिंग या इनक्यूबेशन इन एग को देगा वो कौन करेगा, डेट इज द क्राउ. ये होस्ट होगा एज अ. तो हम बता सकते हैं कि कुकू या जिसको हम कोयल एंड क्रो है ये एक ब्रूड पैरासिटिज्म की एग्जांपल है. इस तरह से कुकू एंड स्पैरो भी एक ब्रूड पैरासिटिज्म की एग्जांपल है. सो हेयर द पैरासाइट बर्ड लेज एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट. इसमें जो पैरासिटिक बर्ड, यहाँ पे पैरासिटिक बर्ड आ गया कुकू, और वो लेज करेगा एग्स नेस्ट ऑफ द होस्ट में. होस्ट कौन आ गया, क्रो आ गया. एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट, और जो क्रो एज अ होस्ट होगा वो अब इनक्यूबेट करेगा इन इसके कुकू के बर्ड्स को. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है कि एवोल्यूशन के दौरान पैरासिटिक बर्ड के एग्स का साइज और कलर होस्ट के एग जैसे हो जाता है. कि ये माना जाता है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होते जा रहा है तो जो पैरासिटिक बर्ड्स के एग्स के साइज, उनका कलर होस्ट के एग जैसे हो जाता है. जैसे मान के चलो कुकू का, अगर कुकू के एग्स हैं तो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कुकू के एग्स के साइज और कलर इसके होस्ट यानी कि क्रो के एग के जैसे हो जाते हैं. इसलिए होस्ट जो बर्ड होगा, डेट इज क्रो जो होगा, वो फॉरेन एग यानी कि इस कुकू के एग को पहचान नहीं पाता. तो इसीलिए वो इनको क्या करता है, इनक्यूबेट करता है और हैच करके वहां से बच्चे बाहर आ जाते हैं. ठीक है, सो द होस्ट बर्ड कैन नॉट डिटेक्ट, अब वो डिटेक्ट नहीं कर सकता एंड इजेक्ट द फॉरेन एग इजली.
सो दिस वन इज द ब्रूड पैरासिटिज्म, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में कुकू एंड क्रो का, यू हैव टू मेमोराइज इट। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द पैरासिटिज्म। और नेक्स्ट में अब हमारा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में अब दो इंटरेक्शंस रह गई हैं, डेट इज द कॉमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। सो नेक्स्ट 5th नंबर पे हमारा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है डेट इज द कॉमेंसलिज्म। सो हम बता सकते हैं कॉमेंसलिज्म एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, जिसको मैं प्लस साइन से शो कर रहा हूँ, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा है, ना फायदा होगा और ना नुकसान। तो अगर ना फायदा होगा ना नुकसान होगा तो उसके मैं 0 से मेंशन कर रहा हूँ। तो हम बता सकते हैं कि कॉमेंसलिज्म एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है यानी कि प्लस साइन, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा। तो इसको मैं किसी रिप्रेजेंट करूँ 0 से। अब कॉमेंसलिज्म की जो एग्जांपल्स हमें एनसीईआरटी में दी हुई तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो ऑर्चिड है, ठीक है, ऑन मैंगो ट्री, ऑन मैंगो ट्री, यानी कि ऑर्चिड जो है वो मैंगो ट्री की ब्रांच पर एपिफाइट के रूप में ग्रो करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्चिड को एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑर्चिड जो है वो मैंगो के ब्रांच पे जो है ग्रो कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ऑर्चिड मैंगो जो मैंगो की ब्रांच पे सर्वाइव कर रहा है, तो ऑर्चिड को सपोर्ट और सनलाइट मिलती है। इसका मतलब है इसको तो फायदा हो रहा है, ठीक है। ऑर्चिड को यहाँ से क्या बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ से एक तो इसको सपोर्ट प्लस सनलाइट मिल रही है, बट मैंगो ट्री को कोई हार्म या बेनिफिट नहीं होता। इवन कि ऑर्चिड मैंगो की ब्रांच के ऊपर जो है वो ग्रो कर रहा है, बट मैंगो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इसको यहाँ पे बेनिफिट है ना तो नुकसान है। तो एक एग्जांपल याद रखेंगे कॉमेंसलिज्म का, डेट इज द ऑर्चिड ऑन मैंगो ट्री। और वे प्लांट जो एक दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं इन्हें एपिफाइट्स बताते हैं। जैसे मान के चलो ऑर्चिड भी प्लांट है, मैंगो भी एक प्लांट है, तो ऑर्चिड ग्रोइंग एज एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच इज एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है डेट इज द बर्निकल्स ऑन वेल। तो बर्निकल्स यहाँ पे प्लस साइन शो करेगा, डेट इज, और वेल जो है वो जीरो साइन शो करेगा। इसका मतलब है बर्निकल्स को एक्चुअली में वेल के ऊपर क्या है, फ्री ट्रांसपोर्ट और फूड रिच वाटर मिलता है, और वेल पर कोई सिग्निफिकेंट एक्चुअली में इफेक्ट नहीं होता। तो एक बर्निकल्स और आप वेल भी एक एग्जांपल मेंशन करेंगे कॉमेंसलिज्म की। इसी तरीके से कैटल एग्रेट एंड ग्रीजिंग केटल्स, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉमेंसलिज्म। यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, द एग्रेट फॉरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, as the cattle move the vegetation insect come out, otherwise it is difficult for the egrets to find and catch the insects। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं एग्रेट एंड कैटल्स में होता क्या है, जब कैटल जब यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कैटल्स हैं, कैटल जब ग्रास लैंड में ग्रेजिंग करते हैं तो इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं, और ये जो बर्ड्स एग्रेट्स बर्ड्स हैं उन इंसेक्ट को इजिली पकड़ लेते हैं। इससे एग्रेट्स को बेनिफिट हो जाता है और कैटल को ना तो फायदा ना तो नुकसान। तो कैटल एग्रेट्स का एंड ग्रेजिंग कैटल का एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है ये भी किसका है, कॉमेंसलिज्म का। अगर नॉर्मली अगर ऐसे जो ये बर्ड्स हैं कैटल एग्रेट्स, तो ऐसे नॉर्मली जब ये इंसेक्ट्स को फाइंड करने के लिए किसी फील्ड में चले जाते हैं तो इजी तरीके से वो इनको कैच नहीं कर पाते, लेकिन ये फ़ायदा उठा लेते हैं किसका, जो ग्रेजिंग कैटल वहाँ पे जब ग्रास में ग्रेज कर रहे होते हैं तो इन जैसे वो आगे की तरफ चल रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो है इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं और एग्रेट उन इंसेक्ट को ईजिली पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से एग्रेट्स को जो है बेनिफिट हो जाता है, बट कैटल को ना तो फ़ायदा ना तो नुकसान। सो ये भी एक थर्ड मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल डेट इज द कॉमेंसलिज्म का। इसी तरीके से आप फोर्थ एग्जाम्पल जो है सी एनिमोन्स एंड क्लॉन फिश, जिसमें सी एनिमोन को कोई ना फायदा ना नुकसान, बट क्लॉन फिश जो है यहाँ पे बेनिफिटेड होगी, ठीक है। यानी कि क्लॉन फिश जो है सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटाकल्स के बीच में रहती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपकी क्लॉन फिश जो है वो सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटाकल्स के बीच में रहती हैं। फिश को प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि जो फिश के प्रेडेटर होंगे तो वो उसको
वहाँ पे पकड़ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे फिश को जो है प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिलती है और सी एनिमल को उससे कोई इफेक्ट नहीं होता. सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म नंबर 4. ठीक है, दैट इज द स्टिंगिंग टेंटाकल्स ऑफ सी एनिमल्स गिव प्रोटेक्शन टू फिश फ्रॉम द प्रेडेटर्स. सो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जांपल्स हैं आपकी कॉमेंसलिज्म में. और इसके बाद जो नेक्स्ट में है हमारा लास्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का, दैट इज एमेंसलिज्म. सो अब हम डील करते हैं एमेंसलिज्म के बारे में. अब क्वेश्चन है कि एमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है. तो एमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है, जिसमें स्पीशीज एक स्पीशीज को नुकसान होता है, जिसको मैं माइनस साइन से शो कर रहा हूँ, और दूसरी स्पीशीज को ना बेनिफिट होता है और ना हार्म होता है, इसलिए मैं स्पीशीज बी को जीरो साइन से मेंशन कर रहा हूँ. यानी कि एक स्पीशीज को यहाँ पे क्या होगा, नुकसान होगा, यानी कि हार्मफुल होगी, और दूसरी जो है ना तो बेनिफिटेड होगी ना तो हार्मफुल होगी. और एनसीईआरटी में एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल दिया है एमेंसलिज्म का, दैट इज द पेनिसिलियम मोल्ड, जो एक फंजाई है और एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है. एक्चुअल में क्या है कि पेनिसिलियम मोल्ड और बैक्टीरिया के बीच में क्या ये टाइप का किस टाइप का इंटरेक्शन है, एमेंसलिज्म का. इसमें क्या होता है कि जो आपका पेनिसिलियम मोल्ड है वो अपने से एक पेंसिलिन नाम का एक केमिकल सीक्रेट करता है, इट इज द पेंसिलिन विच इज सीक्रेटेड बाय द पेनिसिलियम मोल्ड. और एक्चुअली में ये पेंसिलिन केमिकल जो है ये बैक्टीरिया की या तो डेथ काज कर लेता है या तो इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है. तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर पेंसिलिन जो पेंसिलियम मोल्ड है इसको तो ना कोई फ़ायदा हुआ ना तो कोई नुकसान, इसको मैं ज़ीरो से मेंशन कर रहा हूँ. और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है क्योंकि उसकी डेथ काज हो रही है इसके केमिकल की वजह से, या तो ग्रोथ स्टॉप हो रही है, तो इसलिए इसका जो साइन जाएगा दैट इज द नेगेटिव. सो हम बता सकते हैं कि पेंसिलिन बैक्टीरिया को यहाँ पे मार देगा या उसकी ग्रोथ को जो है स्टॉप कर लेगा, तो बैक्टीरिया यहाँ पे हार्म्ड होगा यानी कि माइनस साइन होगा. और पेंसिलियम मोल्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए जो मोल्ड रहेगा वो अनफेक्टेड रहेगा और जो साइन रहेगा डेट इज द जीरो रहेगा. सो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बताते हैं, डेट इज द एमेंसलिज्म. सो दिस वन इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस.